साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पहले चरण का चुनाव लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब तरह तरह की कयास आराई हो रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं दरअसल किसके पक्ष में कितना मतदान हुआ और क्या कोई लहर थी इस बार या सन्नाटे में ही ये पहला चरण गुजर गया। और हम बात करेंगे कि दरअसल किसको कितनी सीट मिलने वाली है, क्योंकि आपका दिमाग भी इसी ओर चल रहा होगा कि दरअसल होना क्या है, रिजल्ट क्या होगा, क्या मोदी फिर से आएंगे या इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। तो साथ ही इसलिए हमारे साथ अभी हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी जी, जो कई अखबारों में रहे, संपादक रहे, बड़ा ही बारीक अनुभव है इनका। ये नब्ज टटोलते हैं और देखते हैं, समझते हैं, खास करके हिंदी पट्टी जो है उनकी नब्ज जो है पर इनकी गहरी पकड़ है शंभुनाथ चौधरी जी की। तो हम शंभुनाथ चौधरी जी से जानना चाहेंगे कि अभी जो पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ है, इसके बाद आपको भारत की नई तस्वीर जो 4 जून के बाद सामने आएगी वो कैसी दिखलाई देती है। शंभू जी बताएं आप। देखिए सरोज भाई, आज 102 सीटों पे मतदान था जी, और मतदान का जो प्रतिशत है जी, जो विभिन्न राज्यों से आंकड़े आ रहे हैं जी, वो अपने आप में बयां कर रहा है कि इस चुनाव को लेकर कैसा उत्साह और कैसी उदासीनता है। जी, आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में तो बम्पर वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो परसेंटेज जो है पश्चिम बंगाल फिर ने, नॉर्थ ईस्ट का है। हाँ, लेकिन यूपी, बिहार, ये हिंदी पट्टी के राज्यों में जो उदासीनता दिख रही है जी, इसके संकेतों को समझने की जरूरत है। जी, अगर राम मंदिर को लेकर, अगर बीजेपी के मुद्दों को लेकर इतना उत्साह है या जितनी तरीके से बातें कही जा रही है, जितना धुआंधार प्रचार हुआ, इसके बावजूद वोटरों का हिंदी पट्टी के राज्यों में बहुत कम तादाद में पहुंचना मैं चिंता का विषय मानता हूं। तो क्या लोग चुनावी प्रक्रिया से उदासीन हो रहे हैं और इस उदासीनता का रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा? आमतौर पे ये अगर उत्साह हो, सरकार के काम, आप ठीक है, आप इत्मीनान हो सकते हैं, बीजेपी इत्मीनान हो सकती है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन अगर ये इत्मीनानी है तो उत्साह क्यों नहीं है लोगों में? एक तरफ तो वो इत्मीनान दिख रहे हैं और उनकी रैलियों में उत्साह दिख रहा है, वो उत्साह दिखा रहे हैं, उनके स्तर से उत्साह दिख रहा है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह, जनता में उत्साह नहीं, जनता में क्यों नहीं उत्साह है? और ये सवाल जो है ये बहुत गहरा सवाल है और इसके निहितार्थों को समझने की जरूरत है। अभी देखिए चुनाव परिणामों के, अब चुनाव हुए हैं, तमाम जगह से क्या वोटिंग का ट्रेंड रहा, किस तरीके से किधर, ये इसके आकलन में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन परसेंटेज के आधार पे अगर आप देखें, जो चुनाव के मतों का जो प्रतिशत है उसके आधार पर बहुत सारी बातें जो है वो साफ होने लगती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोई मुद्दा था या इस चुनाव में? नहीं, देखिए मुद्दा विहीन चुनाव हुआ। नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा बहुत प्रभावी मुद्दा नहीं है। मुद्दा जब अगर बहुत मुद्दे में अगर इंटेंसिटी होगी, उसमें तीव्रता होगी, तो वोटर भारी तादाद में बाहर आएंगे। ये स्वाभाविक है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर लोग उद्वेलित होंगे, उनमें एक उद्वेलन का भाव होगा, तो वो भारी तादाद में वोट डालने निकलेंगे। उदासीनता है मतलब लोग यथास्थितिवादी हो गए हैं, ठीक है, जैसा है ठीक है, या मान लिया है। एक तबका वो भी है जिसने मान लिया कि आएगा तो मोदी ही, और एक तबका वो है जिसे लगता है कि यार कोई बदलाव नहीं आ सकता है, कि इस तरीके से का माहौल बन चुका है कि भाई हम कुछ भी कहीं भी वोट डालने कुछ ले, भाई हमारे वोट से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये स्थिति जो ये तबका जो सोच रहा है वो बहुत खतरनाक है। नहीं, लेकिन शंभू जी कुछ दिन पहले जो घोषणा पत्र आए, दोनों दल लेके आए, कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसे उन्होंने न्याय पत्र कहा और भाजपा का घोषणा पत्र उन्होंने संकल्प पत्र कहा। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र था उसमें उन्होंने 5 न्याय की बात की और 25 गारंटी की बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो 3,30,00,000 खाली पद है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसे हम भरेंगे, ये कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि महिलाओं को सिर्फ 50% आरक्षण देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ग्रेजुएट कर लेता है लड़का, डिप्लोमा कर लेता है, तो अप्रेंटिसशिप जो है वो देंगे 1 साल की, और साथ में 1 लाख रुपया।
और उसका जो गरीब परिवार की महिला है उनको 1 लाख रुपए। तो इसका असर देखने को मिला कुछ क्या? और एक और बात उन्होंने कही कि देखिए पहले सेना में अस्थायी बहाली होती थी, लोग जाते थे, उनको सुविधाएं होती थी, और किसान के लड़के खास करके जाते थे, जो आप पंजाब कह लीजिए या हरियाणा कह लीजिए, ये सब जो प्रदेश थे, राजस्थान कह लीजिए, तो जाट परिवार के बच्चे, गुजर परिवार के बच्चे, ठाकुर परिवार के बच्चे जाया करते थे। लेकिन जो अग्निवीर योजना आई अस्थायी बहाली की, और अब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि अग्निवीर की बहाली हम बंद कर देंगे, रद्द कर देंगे। तो कुछ जैसे हमारे पत्रकारों से, कई लोगों क्षेत्रों के पत्रकारों से बात हुई, उनका कहना है कि इसका कुछ असर देखने को मिला है। आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, ये घोषणा पत्र में नौकरी के जो वादे होते हैं वो तो लुभाते हैं हमेशा ही। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने 5 करोड़ नौकरियों, 2 करोड़ नौकरियों की हर साल बात की थी। सॉरी, 5 लाख की बात तो यहाँ हेमंत सोरेन ने कही थी। अब इस बार देखेंगे कि बीजेपी के घोषणा पत्र में नौकरियों की बात नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, नौकरियों की चर्चा नहीं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, वो मुद्रा लोन की बात, कितना देंगे ये नहीं, वेग है, स्पष्टता नहीं है। तो जब 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी उन्होंने जी, तो एक स्वाभाविक तौर पर रुझान था, क्योंकि ये नौकरी का जो सवाल है वो आज की तारीख में बहुत अहम है। और मैं ये बात भी कहूंगा कि ठीक है, कांग्रेस ने वादे किए हैं, बहुत लुभावने वादे किए हैं, और इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां देंगे कहां से? या जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो अक्सर, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, कि अक्सर जो है इस मोर्चे पे पार्टियां फेल हो जाती हैं, सरकारें जो बनती हैं फेल हो जाती हैं, लेकिन लोगों की याददाश्त भी बहुत छोटी होती है। तो बेशक जिन 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार जो बात कर रहा है, निजी तौर पे मुझे उनका घोषणा पत्र बहुत अच्छा लगा। सवाल यह है कि घोषणाएं तो बहुत होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, और उन घोषणाओं पे जो है वो आम मतदाता का भरोसा कितना है। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो ये कि किसी का घोषणा पत्र किसी को लुभा पाएगा क्या? मुझे लगता है कि ठीक है, जो पढ़े लिखे तबके हैं या कुछ लोग हैं जो घोषणा पत्रों के आधार पर या निरक्षर विवेक के आधार पर आकलन करके वोट डिसाइड करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो वोटिंग पैटर्न है उसमें कई बार मुझे घोषणा पत्र बेमानी लगते हैं। बिल्कुल, भावनाओं में आकर लोग बात करते हैं, कोई घोषणाओं की जरूरत नहीं है, कोई किसी पर यकीन नहीं है, और इसी वजह से उदासीनता है। ये जो वोटिंग परसेंटेज का गिरना है, चुनाव आयोग आप देखेंगे कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। पश्चिम बंगाल में मुद्दों की इंटेंसिटी है, कहीं ना कहीं विवादास्पद मुद्दे हैं, पक्ष में हो विपक्ष में हो, मैं नहीं जानता कि क्या रिजल्ट होने वाला है, लेकिन वहां देखिए अच्छी वोटिंग है। पूर्वोत्तर के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत शानदार, बहुत अच्छी वोटिंग। लेकिन अगर ये ट्रेंड आगे जारी रहने वाला है जी, हिंदी पट्टी में अगर ये ट्रेंड जारी रहने वाला है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो आज हमने देखा, तो मैं इसे बीजेपी के लिए भी अच्छा नहीं मानूंगा, कतई अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी के मुद्दों में ये इंटेंसिटी होती है, ये तीव्रता होती है कि उसके वोटर भारी तादाद में बाहर आते हैं। वो भावनात्मक तौर पर बहुत शानदार पॉलिटिकल खिलाड़ी है बीजेपी। लेकिन क्या कारण रहा, क्या कारण है कि उनके मुद्दे जो है वो लोगों को खींचकर मतदान केंद्रों तक नहीं ला पा रहे हैं। अभी आपको याद, और बदलाव की भी ऐसी जो है, बदलाव की भी ऐसी लहर नहीं दिख रही है। नहीं, कोई लहर नहीं, बदलाव की भी लहर नहीं दिख रही है। चिंता की बात यह भी कि बदलाव की भी लहर है, क्योंकि अगर लोगों के मन में अगर गुस्सा होता, आक्रोश होता, तो भी वह भारी तादाद में निकलते हैं, और डिसाइड तो हिंदी पट्टी करेगा। ठीक है, आज के जो चुनाव हुए उसमें तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, और स्टालिन जो है, पिछली बार आपको पता है कि स्टालिन की अगुवाई में डीएमके के गठबंधन ने जो है वो 39 में से 38 सीटों में फतह हासिल की थी। नहीं, मैं एक कारण आपको कहना चाहूंगा शंभू जी, वो ये कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लोक नीति CSDS का सर्वे आया था, और जिसे मतलब मुद्दा क्या है, तो 8% लोगों ने राम मंदिर को सिर्फ मुद्दा माना था, बेरोजगारी को 28% लोगों ने मुद्दा माना है, और हिंदुत्व को सिर्फ 2% लोगों ने मुद्दा माना इस चुनाव में। क्या यही तो कारण नहीं है कि भाजपा की जो वोटर है उस ढंग से नहीं निकल पाए? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि
इस चीज को भाजपा को भी अब समझने की जरूरत है कि वो जिन मुद्दों को समझ रहे हैं, जिन भावनात्मक मुद्दों के आधार पर लग रहा है कि वो लोगों के हृदय को छू रहे हैं, या उनको ये एहसास, उनको लगता है कि हम इन मुद्दों पे जो है वो भावनाएं जो है उमड़ पड़ेंगी और वोटों में तब्दील हो जाएगी भावनाएं। पहले चरण की वोटिंग का ट्रेंड तो ऐसा नहीं दिखता। देखिए जैसे अभी आप उत्तर पश्चिम बंगाल में अगर ऐसा हुआ है जी, वहां लगता है कुछ, तो वहां क्या हुआ पता नहीं। हाँ, क्या है ये नहीं कहा जा, किसके पक्ष की बात है, विपक्ष की बात कहना बहुत कुछ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग का ट्रेंड है वो ये अलग है। लेकिन हिंदी मेरी चिंता जो है आज की वोटिंग ट्रेंड में, वो हिंदी पट्टी को लेकर है। यूपी, बिहार, राजस्थान, अभी कुछ खबरें आई शंभू जी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश वो याद होगा आपको कि जाट आंदोलन, किसान आंदोलन याद होगा, महिला खिलाड़ी, ये मुद्दा आपको याद होगा, देश को भी याद होगा। और कैसी बेइज्जती हुई महिला खिलाड़ियों की, पहलवानों की। वो पहलवान बच्चियां जो देश के लिए परचम लहराती थी, देश का मेडल लेकर आई, वो अधिकतर जाट परिवारों से थी। और इस बीच में क्या हुआ, इंडिया अलायंस गठबंधन से अजीत चौधरी, जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हुए और अजीत सिंह के बेटे हुए, उन्होंने गठबंधन छोड़ा, वो एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन कहा जाता है कि जाट बिरादरी जो है वो नेता के अनुसार नहीं चलती, जाट की खाड़ जिधर होती है उधर ही नेता को चलना पड़ता है। तो वहां जो है जाट जो नेता है, इससे बड़ी नाराजगी है जयंत चौधरी साहब ने, देखा होगा। ये भाजपा ने भी समझ लिया और पीएम मोदी की जहां जहां सभा हुई, बड़ी दुर्गति हुई जयंत चौधरी की, उनको मंच पर बुलाया तक नहीं गया। एक जगह ऐसा हुआ कि जहां की लोक दल का प्रत्याशी था, लेकिन वहां जयंत चौधरी नहीं गए क्योंकि मोदी की सभा थी। और जो मेरठ में जो सभा हुई उसमें बिल्कुल किनारे उनको जगह मिली, पहली जो सभा होती है, जबकि अलायंस पार्टनर है, तो नाराजगी है। और दूसरा एक और कारण ये हो गया कि वहां पर एक बालियान साहब है भाजपा के नेता और एक सोम साहब है, दोनों बड़े, और दोनों अलग अलग है। अब दोनों एक दूसरे को हराने में लगे। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कि ठाकुर बिरादरी नाराज हो गई। 2 दिन से नारा चल रहा है कि योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। तो ये सब आकलन के बाद जो तस्वीर उभर कर आती है, ऐसा लग रहा है कि इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घाटा होगा, ना कि 8 सीट पर चुनाव हो रहा है। और ये इनको घाटा होने जाएगा जहां राजस्थान में 12 सीट है, वहां पे भाजपा को, क्योंकि भाजपा की शायद 26 सीट थी ना, 26, हाँ वहां। और बिहार का कारण यह कि बिहार में जो नीतीश कुमार और इनकी सरकार में, तेजस्वी की सरकार जब थी, इंडिया अलायंस की सरकार थी, तब जो नौकरी थी, तेजस्वी इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। तेजस्वी इसलिए क्रेडिट ले रहे हैं कि इससे पहले भी तो नीतीश कुमार की सरकार थी, तो आपने नौकरी क्यों नहीं दी? जब हमारे साथ गठबंधन में आए 17 महीने के, तो हमने 5 लाख नौकरी दी। ये जनता को लुभा रहा बिहार में। ये आप कैसे देखते हैं सब सारी चीजों को? नहीं, देखिए, आपने जो बातें कही, जो मुद्दे हैं, लेकिन उनका असर कहाँ दिख रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि असर दिखना चाहिए और वो वोटिंग परसेंटेज में परिलक्षित होना चाहिए जी। कि अगर बदलाव की इतनी तीव्र उत्कंठा है तो वो तो दिखना चाहिए सरोज भाई। लोग वोटर क्यों नहीं निकल रहे हैं जी, चाहे इसके पक्ष में हो चाहे उसके पक्ष में। बिल्कुल। और आज की तारीख में जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिस हिसाब से जागरूकता बढ़ी है, हर हाथ में मोबाइल है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये माना नहीं जा सकता है कि उसके पास साधन नहीं है। आज की तारीख में साधनहीनता नहीं है। और अभी तो अप्रैल, ये पहले चरण का चुनाव है, अभी भयावह गर्मी होनी है, इसके बाद मौसम का भी असर होना है, और इसके बावजूद नहीं निकल पाना जो है। और आप तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, नौकरी के सवाल और बीजेपी के मुद्दे हैं, जाटों के मुद्दे हैं हरियाणा में, अपने अब महिला खिलाड़ियों के मुद्दे, किसानों का मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस समुदाय में या जिन लोगों में सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश है जी, उस आक्रोश की भी अभिव्यक्ति मुझे नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। अगर आप आक्रोश, न तो आक्रोश दिख रहा है, न भावनात्मक ज्वार दिख रहा है, दोनों ही स्तर पे। तो ये किसी भी पार्टी के लिए, या और बहुत मुझे तो डर है कि माने रिजल्ट बहुत गटमगट ना आ जाए कहीं ऐसा। इधर से 400 अभी कुछ पत्रकारों की टीम ने एक एग्जिट पोल किया। हाँ, मैं चाहता हूँ आपको भी और दर्शकों को नहीं, अभी एग्जिट पोल पत्रकारों की टीम से पहले अभी जो लीक हो गया है जी, एक सर्वे करने वाली जो एजेंसी है उसका, हाँ, वो तो ये भी डिलीट कर दिया गया शायद। हाँ, लेकिन वो कहा जा रहा है कि हाँ भाई,
अलायंस जो है वो तो उसके संकेत भी जो है जो वो बीजेपी कह रही है कि 400 पार वाले नारे में वो तो नहीं, उसके खिलाफ तो जा रही है। अगर वो क्योंकि लोग कह रहे हैं, कहने वाले, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा उन सर्वे में बहुत विश्वास नहीं करता लेकिन उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा उसका ट्रैक रिकॉर्ड जिसका लीक हुआ है उसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। और वो कह रहा है कि माने दोनों बढ़त में जरूर है, इंडिया की तुलना में आगे जरूर है एनडीए, लेकिन बहुत कम फासला है दोनों गठबंधनों के बीच फासला बहुत कम है। 2004 का चुनाव याद होगा शंभू जी, अटल जी की सरकार थी, बिल्कुल, और इंडिया शाइनिंग इससे ज्यादा नारे चल रहे थे, और सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि इंडिया शाइनिंग हो जाएगा और अटल जी की सरकार आएगी, बिल्कुल, लेकिन नहीं आएगी। तो क्या आज स्थिति वैसी ही है क्या? क्योंकि तब भी परसेंटेज ऐसे ही रहा था, क्या ऐसा लग रहा था कोई लहर नहीं है, ये है वो है, वोटिंग परसेंटेज भी तब बहुत ज्यादा नहीं था। बिल्कुल, हाँ, तो ये वही कह रहा हूँ कि मैं जब मतदाता उदासीन, तब भी हंग मतदाता, कांग्रेस थोड़ा बड़ी पार्टी से सरकार बना ली, हाँ जी, मतदाता जब उदासीन होते हैं ना जी, तो रिजल्ट बहुत गड़बड़ का आता है जी। अच्छा रिजल्ट तभी होता है या किसी खास गठबंधन के पक्ष में या किसी खास पार्टी के पक्ष में, बम्पर रिजल्ट तभी होता है जब वोटिंग बम्पर होती है जी। बिल्कुल सही कहा, या तो विरोध में या तो पक्ष में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम। तो ये न तो इंडिया गठबंधन के लिए उत्साहित होने वाली बात है कि उन्होंने जो मुद्दे लाए, उन्होंने जो उछाले, उसको जनता का कितना समर्थन मिला, और न ये बीजेपी के लिए, बीजेपी चूंकि सत्ता में है इसलिए उसके लिए ज्यादा चिंता के विषय है कि भाई आप इतनी उपलब्धियां, इतने नारे, इतने वादे, इतनी भावनाएं, लेकिन आपके वोटर कहां हैं? इतना जन समर्थन, व्यापक जन समर्थन, वोटर कहां है? इधर एक चीज और देखी हमने शंभू जी कि मोदी जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोला करते थे, अब बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। आज भी मैं उनका एक वीडियो देखा, जो मध्य प्रदेश में थे, महाराष्ट्र भी गए, उनका भाषण, और इधर वो पहले वो 400 पार का नारा भी लगवाया करते थे जनता से, अब वो 2 दिनों से 400 पार का नारा नहीं लगवा पाए। अच्छा, पता नहीं, इस बात पर तो मैंने गौर नहीं किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नारा चला है बीजेपी की ओर से तो 400 पार वो लगवाते थे, सभा में नारे लगवाते थे। अब पता नहीं इसका नेता, आप जब कह रहे हैं आपने गौर किया है, मैंने आज मध्य प्रदेश का एक वीडियो पूरा उनका सुना मैंने, दमोह में रैली थी, नारा नहीं लगवाया उन्होंने 400 पार का, बस ये आपकी बार मोदी सरकार फिर से है ना, मोदी सरकार, लेकिन 400 पार का नारा नहीं लगवाया। जब कई बार उन्होंने 400 पार का नारा, नहीं 400 पार तो ये बात तो वही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 400 पार की अगर बात होती तो वो वोटिंग में परिलक्षित। एक सवाल और इससे उभरता है शंभू जी, वो ये कि सरकार के बहुमत के लिए तो 272 चाहिए, बिल्कुल, तो फिर ये 400 पार की बात क्यों करता है? नहीं, ये कहते हैं कि भाई हमारा इतना कि बाकी विपक्ष के जो मुद्दे हैं और वो बेमायने हैं, उसका मतलब नहीं है, 400 पार की बात कहते हैं। अब मोदी के मन में हमेशा रिकॉर्ड की बात रहती है। अच्छा। और एक कसक कहीं ना कहीं है कि राजीव गांधी ने 1984 में रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्ड आज तक वो एक सहानुभूति रहती है, सभी को पता है। ठीक है, जो भी सहानुभूति रहती जैसे भी थी जी। तो मोदी तो चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड जो है वो उनके नाम दर्ज हो। अच्छा। 400 पार की बात है तो उस समय भी राजीव गांधी को 400 से ऊपर सीटें, 400 कितनी सीटें आई थी, 404 शायद, 4 सीटें आई थी जो भी। तो हो सकता है कि वो कसक हो उनके मन में कि ये रिकॉर्ड भी जो है वो मोदी के नाम। या आपको ये आशंका लगती है कि जैसे भाजपा नेताओं के कई वीडियो वायरल हुए, मतलब वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, उन्होंने कहा, गीना बजाते, उन्होंने कहा कि 60 वीडियो ऐसे मैंने क्लिप देखे हैं जिसमें भाजपा नेता, जिसमें कोई सांसद भी रहा, कोई विधायक भी रहा, वो कह रहा है अपने मतदाताओं से, अपनी बैठकों में कह रहा है कि भाई इस बार 400 जरूरी है ताकि हम संविधान बदल सके। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, संविधान बदलने की बात मुझे थोड़ी एक्सट्रीम लगती है। देखिए, देश चाहे आप जितने प्रचंड बहुमत ले आए, संविधान बदल दें और संविधान को किस दिशा में बदलने की कोशिश करेंगे तो जनता उद्वेलित हो जाएगी। ठीक है, आप तमाम तरीके की बातें हैं, देखिए आपके पास बहुत है, बहुत ताकत है, बहुत, आप केवल सीटों की ताकत नहीं है। भारत ने जो है वो बदलाव की लहर सड़कों से भी देखी है, और बवंडर जो है यहाँ सड़कों से, गलियों से भी उठा है, मोहल्लों से भी उठा है।
इसलिए अगर किसी सरकार को ये गुमान हो जाए, कम से कम भारत जैसे देश में जो परंपरा रही है, किसी सरकार को ये गुमान हो जाए कि हम इतनी सीटें ला के, या उसका कोई सांसद या कोई भी ऐसा ये बात कहता है कि हम संविधान बदल देंगे, तो ये बेमतलब की बात है। ये हिम्मत जो है, और ये अगर ऐसी कोई गलती है तो मुझे लगता है ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा करे तो ये बेवकूफाना हरकत है। लेकिन भाजपा तो उन लोगों को हटाती भी नहीं ना, ऐसे लोगों को अपने पार्टी से। नहीं, देखिए भाजपा की या जो भी एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां हैं जी, जो भी एक्सट्रीम कांग्रेस सेंटर की पार्टी है जी, इसलिए वो इस तरीके से बात नहीं करती है आमतौर पर। ठीक है, अलग चीजें पार्टी है जी, तो एक्सट्रीमिस्ट है उनके बाद देखिए जो भावनात्मक तरीके से बातें करते हैं, तो वो तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं वोट में हमारा इजाफा हो जाए। अच्छा। स्थानीय स्तर पे वो फायदा सोचते हैं, उससे कोई बहुत ऐसा नहीं है। देखिए नीतियों पे बहुत बात नहीं होती, बहुत सारे नेता ऐसा होते हैं, बहुत सारे भाजपा के सांसद या दूसरी पार्टी होगी जो पार्टी लाइन से खिलाफ जाकर भी बोलते हैं, लेकिन तत्कालिक उस क्षेत्र में हो सकता है उनको भावना को गुना ले जाते हैं, जहां गए जैसे उस तरीके से उस मिजाज से बात कह दी। बस एक दो सवाल है मुझे आपको करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए निर्मला सीतारमण उनके पति हैं और अर्थशास्त्री हैं, बिल्कुल बड़ा वायरल है उनका वीडियो, उनका इंटरव्यू, उनके बयान, और उन्होंने कहा कि ये भी बातें कही कि संविधान बदलने वाली, और दूसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला, भ्रष्टाचार। इसका क्या असर पड़ सकता है या पड़ा होगा? नहीं, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला आया वो तो है बहुत गंभीर मसला। मैं भी मेरा व्यक्तिगत मानना है जी, कि पहली बार राजनीतिक दलों का भ्रष्टाचार जो है वो इस तरीके से बेपर्द हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जनता क्या सोचती है इसके बारे में, क्या उद्वेलित है जनता, क्या जनता में इस स्तर पर जागरूकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के भ्रष्टाचार को या उनकी चंदाखोरी को जो है अपने नजरिए से देखती है, या निरक्षर विवेक के नजरिए से देखती है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से देखती है। जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा जिस हिसाब से बात करी वो उसी हिसाब से सोचते हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो इंडिया अलायंस के समर्थक हैं, वो उनके हिसाब से बातें समझ रहे हैं। और खतरनाक ये है कि वो तबका जो बातों को समझता है वो मुखर नहीं है, वो मौन हो गया है, और ये मौन बहुत दुखद है। और मैं बार बार वोटिंग परसेंटेज पे लौट के आता हूं सरोज भाई जी, ये वही तबका है जिसे ये लगता है, जो ये मान बैठा है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे भी एक तरफ कुछ लोग बहुत मुखर थे पहले, बहुत सारे चीजों से बहुत चुप हो गए हैं, और उनको लगता है कि अभी जो देश में दौर चल रहा है उसमें हम बोल कर कोई तीर नहीं मार ले रहे हैं, या कोई बदलाव नहीं आना है। ये सोचना खतरनाक है, ये व्यवहार करना खतरनाक है, वोटिंग से विमुख होना खतरनाक है। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सरकारें जो है वो बदलनी चाहिए, और ये व्यापक हित में है कि हर पार्टी, किसी एक पार्टी की सत्ता बहुत लंबे समय तक रहे, चाहे उसकी हो चाहे उसकी हो, अराजकता होती है, इसकी हो या उसकी हो। मैं ना तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं ना बीजेपी की बात कर रहा हूं, सामान्य तौर पर अधिनायकवाद बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार सत्ता में जो पार्टियां रहती हैं उनसे चूक होती है, भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं जी, तो उनको भी एहसास होना चाहिए कि उनको भी आत्मसमीक्षा का एक अवसर मिलना चाहिए कि हमने कहां गलती की, ताकि अगली बार वो गलतियां न दोहराएं, सत्ता में जब आने का मौका मिले। कांग्रेस जिन भी गलतियों की वजह से बाहर हुई सत्ता से जी, आज कांग्रेस को एहसास तो होगा कि हम किन गलतियों की वजह से सत्ता से बाहर हुए। तो चलिए अब आखिरी बस अब समाप्त करते हैं, वो ये है कि देखिए 102 सीट पर चुनाव हुए, और 2019 में 102 में ये 41 सीट पर भाजपा थी, अब बाकिया पे इंडिया अलायंस यानी कि तब यूपीए था। तो देखिए तमिलनाडु में तो स्टालिन की सीटें आ रही सबसे अधिक आ रही, भाजपा बहुत मुश्किल में वहां पर, और बाकी जो बच जाती है भाजपा की 41-42 सीटें, उसमें कितनी सीटें मिलने जा रही है, ये इसको क्या आकलन, उसके बाद मैं पोल को बताऊंगा। भाजपा ने तमिलनाडु में भी बहुत जोर लगाया है, हाँ लगाया है, खासतौर पे अलायंस नहीं हो पाया, एक द्वीप का मसला उठाया उस तौर पे। हालांकि उसके जवाब में स्टालिन ने तब तमिल भाषा का मामला उठा दिया और कहा कि भाई हिंदी जो है वो, क्योंकि हिंदी के खिलाफ जो है वहां पे भावना होती है। इन्होंने, मोदी ने
तमिल संगमम और कच्छतीविदूप की बात की, और इस आधार पे मुद्दे बहुत जोरदार उठाए भाजपा ने भी। वोटों में कितना तब्दील कर पाए वो ये मैं नहीं जानता, और परिणाम उसका क्या होगा। तो अगर स्टालिन 39 सीटें 38 सीटें आई थी पिछली बार, जी 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 जी, अगर वो परिणाम दोहरा देते हैं जी, तो इस पे डिपेंड करेगा कि आज की तस्वीर क्या होगी। और आज जो 130 सीटों पे 102 सीटों पे वोटिंग हुई है, उसमें सबसे, चूंकि सीटें वहां सबसे ज्यादा हैं और एक तरफा रिजल्ट हुआ था पिछली बार, तो तमिलनाडु का मूड क्या रहा यही बताएगा, वही निर्भर करेगा कि भाई रिजल्ट क्या होने जा रहा है इन दो। चलिए अब मैं एग्जिट पोल बता देता हूँ शंभू जी। ये किनका एग्जिट पोल है? ये जो पत्रकारों की एक टीम ने किया है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव हुए थे, इसमें एनडीए को मिलने जा रही है एक, एनडीए में से भाजपा अलायंस है, भाजपा शामिल है 1 सीट, और राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट, यानी कि 2 सीट। 8 में से 2 सीट एनडीए को और इंडिया अलायंस को 6 सीट मिलने जा रही है, जिसमें सपा को 5 और कांग्रेस की। अच्छा, और उसके पीछे कारण वो जो आपको बताया, जाट वाले कारण है और राजपूत वाले कारण, ठीक है। और दूसरे कारण है कि जयंत चौधरी जो है वो बालियान का विरोध कर रहे हैं, और संगीत शो में वो बालियान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं देखिए एग्जिट पोल पे आप भरोसा नहीं करता, और मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा एक्सट्रीम दिख रहा है मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाजपा या एनडीए जो है वो 2 सीटों पे सिमट जाएगी और 6 सीटों पे जो है वो भी भाजपा को कहना सिर्फ ये कहता है। हाँ, ये भरोसा के लायक नहीं लग रही है। नहीं, मुझे भाजपा को अगर कहीं सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो आज भी यूपी में, वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश फंस रहा था इसी अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये भी वोटिंग हुई। हाँ, लेकिन तब भी जिसमें आपका कैराना है, मुजफ्फरनगर है ना, ये शामली है, ये सब सहारनपुर है। एक अभी 2 दिन पहले सहारनपुर में ये हुई थी रोड शो प्रियंका गांधी का। लेकिन पता नहीं, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। कोई बात नहीं, सहमत होने की जरूरी नहीं है, हम भी सहमत नहीं कि इतनी सीटें, इतना अंतर नहीं हो सकता। अब मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल से मैं सहमत नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत मजबूत है, बहुत मुश्किल है वहां कांग्रेस को, मुश्किल से अगर कांग्रेस 1-2 सीट ले आई तो वो भी नहीं ला पाएगी। हाँ, एक नकुलनाथ का लिया जाए या दिग्विजय सिंह ने, तो और कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ये एग्जिट पोल बता रहे कि वहां 6 सीट पर हुई, 3 भाजपा और 3 कांग्रेस, ये मैं भी नहीं मानता। हाँ, बिहार का मैं मान सकता हूँ, बिहार में 4 सीट पर हुई, ये कहता है कि भाजपा 2, इंडिया अलायंस 2, बल्कि राजद 2, लेकिन मैं मानता हूँ इसमें राजद 3 में मानता हूँ। अच्छा, राजद के बारे में मेरी अब तक जो रिपोर्ट है कि नवादा सीट पे वो स्कोर कर रही है। हाँ, में इनका मामला फंसा हुआ लगा। नहीं, गया में फंस गया है मामला। गया में जीतन राम मांझी बहुत अच्छी स्थिति में, हाँ, जीतन राम मांझी बहुत अच्छी स्थिति में है। औरंगाबाद आरजेडी जीत सकती है, और नवादा जो आप बता रहे हैं जीत सकती है, और जमुई चिराग पासवान के बहनों यहाँ सकते हैं, अरुण कुमार जी, वहां भी आरजेडी जीत सकती है। तो इसने यहाँ 2 कह रहा आरजेडी को, मैं इसमें 3 मानता हूँ। अब बंगाल में 3 सीट के लिए हुआ, उसमें ये कहता है, एग्जिट पोल कहता है कि भाजपा 1 और टीएमसी 2 हो सकता है। हाँ, और असम में 5 सीट के लिए, इसमें कहता है ये भाजपा 3, कांग्रेस 2। महाराष्ट्र 5 सीट के लिए, मैं असम को पूरी तरह नहीं मान सकता, महाराष्ट्र 5 सीट महाराष्ट्र मान सकता हूं, भाजपा 2, इंडिया अलायंस 3, ये मैं मान सकता हूं। कि विदर्भ में बहुत बुरी स्थिति है। स्थिति ये है कि नागपुर में नितिन गडकरी की बहुत बुरी स्थिति होगी, वो फंस गए हैं, और कारण ये कि मोदी प्रचार तक के लिए नहीं गए। लेकिन आज नितिन गडकरी ने कहा वोट डालते हुए कि भाजपा जो है अब की बार 400 पार। आप कह रहे थे कि लोग कह नहीं रहे। नितिन गडकरी के वोट डालने के बाद उनका बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि इस बार 400 सीटें आएंगी। अब ठीक है, इस आत्मविश्वास की वजह क्या? लेकिन नितिन गडकरी हमेशा चुनाव में वैसा प्रचार नहीं किया करते थे, और इस बार उन्होंने कहा था कि मैं प्रचार के लिए नहीं निकलूंगा, विश्वास थे वो कि मैं तो जीत लूंगा। तो वहां जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने खड़ा किया वो मेयर रह चुका है, अब बहुत ही मेहनती वहां पे ओबीसी की अच्छी खासी आबादी है, और उसी ओबीसी के समाज से वो व्यक्ति आते हैं, इसलिए वो सीट उनकी फंस रही है। पता नहीं जीतेंगे, नहीं कहा जा सकता, फंस रही है उनकी सीट। राजस्थान में 12 सीट। लेकिन निजी तौर पे मेरा मानना है कि नितिन गडकरी बहुत अच्छे लीडर है। मैं मानता हूं कि मोदी कैबिनेट में सबसे अच्छे मिनिस्टर, अगर कोई काम दिखता है देश में इस सरकार का, उनका काम। वोटर्स का वोट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जीतना चाहिए। हाँ, जीतना चाहिए निजी तौर पे, मैं बताया ना, उन्हीं का काम दिखता है। बिल्कुल। राजस्थान में 12 सीट पर हुआ वोटिंग हुई,
और जिसमें एनडीए को 5 यानी कि भाजपा को 5 और इंडिया अलायंस को ये 7 बता रहे हैं, कांग्रेस को 6 बता रहे हैं, एक आरएलपी 1 बता रहे हैं जी। अच्छा, नहीं, राजस्थान में ये तो है कि शुरुआत में जो बात कही जा रही थी कि भाजपा के पक्ष में जिस लहर की बात कही जा रही थी, हाल की जो 2-3 दिनों की रिपोर्ट तो ये है कि भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना, रिजल्ट क्या होगा ये कहना अभी करना पड़ा, क्योंकि उसका कारण क्या है कि आदिवासी भी अब उधर आ गया। ये बताया ये जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है, ये सीट बाय सीट उन्होंने निकाला है। अब इसका क्या आधार है, किस आधार पे किसने क्या कहा है या किस तरीके से कही, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि राजस्थान में भी अब बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, और पड़ रहा है, बाकी सीटों पे भी पड़ेगा। इसमें जो 5 सीट है, 12 सीट, इसमें जो जयपुर आसपास की सीट है ये भाजपा को जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण की सीट है, दौसा की जो सीट ये जा रही है, क्योंकि जो आदिवासी, गुज्जर, जाट और राजपूत ये जो अलायंस अभी हुआ नया, दरअसल हुआ क्या कि गुजरात में किसी भाजपा के नेता ने गलत बयानी कर दी राजपूतों के खिलाफ, इसलिए ठाकुर समाज नाराज, और राजस्थान से लेकर इधर तक। नहीं, ठाकुरों की रैलियां तो बड़ी बड़ी हुई। हाँ, रैलियां कई। हाँ, उसका नतीजा क्या होता है या नतीजे, अच्छा पता नहीं कितना सच है। शंभू जी, एक बात और कही जा रही है कि दरअसल योगी ही नहीं चाहते हैं कि मतलब मोदी को उतनी सीट आए ताकि ज्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि दूसरी जो लाइन है भाजपा में मोदी के बाद योगी की, ये कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भी स्वाभाविक तौर पे वो दावेदार माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और अब राजनीति में ये तो बहुत अंदर की बात होगी, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अगर मोदी आए तो फिर मेरी गलती हो सकता है कि ना भी रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि देखिए, योगी आज की तारीख में जिस पोजीशन में है और जितने मजबूत है, उसमें योगी के साथ जोखिम तो कोई भी नेतृत्व जो है वो नहीं। बस 1-2 का बताऊंगा, ज्यादा नहीं चाहता हूँ। तमिलनाडु में 39 है, जिसमें एनडीए को 0 बता रहा है ये, और इंडिया अलायंस को 38 बता रहा है, जिसमें इंडिया अलायंस यानी क्या वो स्टालिन की पार्टी समझ डीएमके, और एआईएडीएमके को 1, एआईएडीएमके वो है पिछले के रिजल्ट के आसपास। हाँ, और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में बता रहा है ये एनडीए को 6 और इंडिया अलायंस को 4। पूर्वोत्तर के मामले में तो देखिए वहां पर वोटिंग परसेंटेज हाई है, तो आप ये मान, और मेरी जो रिपोर्ट है, ये मुझे मैंने जो अब तक पढ़ा लिखा, ये जो बात समझ में आई, जो अखबारों की रिपोर्टें देखी, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है पूर्वोत्तर में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। अच्छा, हाँ, में अच्छा प्रदर्शन। लेकिन एक आज जो खबर आई शंभू जी, वो ये है कि वहाँ शायद नागालैंड का जो पूर्वी नागालैंड है, वहाँ के जो 6 जिले हैं वहाँ बाइकाट किया, वोटिंग ही नहीं हुई, कोई वोट देने ही नहीं आया। अच्छा जी, ये खबर लगता है लेटेस्ट है। हाँ, कोई वोट देने नहीं आया, 6 जिले। हाँ, वो लोग 10 साल से मांग कर रहे हैं कि हमें अलग या तो स्वायत्ता दी जाए, हमें या अलग स्टेट कर दिया जाए, तो वोट ही देने नहीं आए लोग। ये शाम तक की खबर थी, अब 5 बजे के बाद तक फिर कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। 6 जिले और पूर्वोत्तर नागालैंड, ये बहुत गंभीर बात है जी। मतलब वोटर का टर्नआउट नहीं होना जो है, जी, कितनी बड़ी बात, ये बहुत खतरनाक, कितना निराशाजनक स्थिति है। मैं बहुत खतरनाक, वो क्या कहना चाहते हैं, मुझे भरोसा नहीं है। मैं वो भी कर रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज का कम होना भी जी, और बिल्कुल वोट नहीं पड़ना। हाँ, ये दोनों ही बाइकाट करना होगा ना, खतरनाक बात होगा। 6 जिले हैं। हाँ, आस्था जो है लोकतंत्र में बनी रहनी चाहिए जी। आस्था जो है वो बनी, चाहे आप इस पक्ष में हो चाहे उस पक्ष में हो, बदलाव हो या कि समर्थन हो, जो भी हो वो दिखना चाहिए, होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और मैं पहले चरण की कुल मिलाकर मैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर बहुत निराश हूं, बहुत मायूस हूं, और ये किसी के हक में अच्छी बात नहीं है। रिजल्ट क्या होगा इसको भविष्य पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत तरह के आकलन होने हैं, और एग्जिट पोल जो है वो कितना सच साबित होगा कितना नहीं होगा ये नहीं होगा। चलिए ठीक है, समाप्त करते हैं बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, बस अब आपसे आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल GT लाइव जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना हरगिज ना भूलें। और साथियों, अगर आप हमारी यात्रा में साथ देना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद करें। हमारे UPI नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, आज्ञा दीजिए। लेकिन ये सार बताता जाऊं दोस्तों कि आगाज जब ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। 2-3 बातें शंभू जी ने कही। पहली बात यह कि लोकतंत्र बना रहना चाहिए देश में,
सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है विश्व में हमारा भारत, और ये वोटिंग परसेंटेज बड़ा निराशाजनक है। और जो खबरें आई है नॉर्थ ईस्ट से, नागालैंड से, कि लोगों ने बायकाट तक कर दिया, लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे, बहुत ही नाउमीदी है। और ये वोटिंग परसेंटेज ये भी बताता है कि यहाँ किसी भी तरह की लहर दिखलाई नहीं देती है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।